Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सीईओ जनपद संस्कार जी। इनसे हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं और जानने वाले हैं इनकी जर्नी के बारे में दोस्तों, कि कैसे इनका एमपीपीएससी का सफर शुरू हुआ। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 2018 में इन्हें 159 मार्क्स इंटरव्यू में मिले हैं, जो मेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो ऐसी तमाम चीजें जानेंगे इनसे, इनकी रणनीति जानेंगे और वो सारी जरूरी बातें जो पीएससी को लेकर आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो मोस्ट वेलकम संस्कार जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत अच्छा हूँ, बस अभी कोरोना में लगे हुए हैं। हाँ, ग्रेट। आप लोग जो कर रहे हैं देश के लिए, देश हमेशा, देशवासी जो है हमेशा ऋणी रहेंगे इस कार्य के लिए, जो पुनीत कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। और भले ही हम फ्रंटलाइनर किसी तरीके से नहीं है, पर हमारी भूमिका जो है वो हमें और आपको बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। तो सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बेसिक जो क्वेश्चंस हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मींस जनरल प्रोफाइल क्या है, वहां से हम शुरुआत करते देखिए सर, मैं अपने बारे में थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा। हैं। बेसिकली मैं एक बहुत छोटी तहसील से बिलोंग करता हूँ, परासिया, जो कि छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है। जी और वहाँ पे लोग एकदम इतने जो बोलते हैं एडुकेटेड इतने ज्यादा नहीं हैं, और अभी भी लोग मतलब वहाँ पे इंजीनियरिंग करना या ये करना बहुत बड़ी बात होती है। लोगों के पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जैसा जी कि आज की डेट में हम लोग देखते हैं। तो जर्नी वहां से स्टार्ट होती है। केंद्रीय विद्यालय मेरा स्कूलिंग रहा। उसके ग्रेट। बाद केंद्रीय विद्यालय के बाद मैं 12th पास आउट करने के बाद फिर उस समय इंजीनियरिंग बहुत बूम था, ऐसा कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था। तो जी इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि बड़े ब्रदर ने भी इंजीनियरिंग किए थे, तो ऐसा सोच के चलो सिविल इंजीनियरिंग ले लेते हैं कि कुछ तो कर लेंगे, काइंड ऑफ ऐसा वाला सीन था उस समय। जी और सिविल इंजीनियरिंग किए। और सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर तक ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि पीएससी करना है, इसमें आना है, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। जी देन फोर्थ ईयर के एंड में सोचा कि कैट कर लेता हूँ, एमबीए करूंगा। ओके। एमबीए करूंगा, बहुत स्कोप है, बढ़िया लग्जरी लाइफ है, ये सब जी उस समय बहुत चल रहा था। तो एमबीए के लिए मैंने कैट की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया। जी देन सम वॉट मेरा कैट क्लियर हो गया, मतलब मुझे भी नहीं पता कैसे क्लियर हुआ, बट मैंने ग्रेट। हाँ क्लियर कर दिया। और मुझे अच्छे अच्छे कॉलेजेस के कॉल थे, और आईएफएम भोपाल का था, सिम्बायोसिस के थे। बट इच्छा था कि चलो ठीक है, थोड़ा सा लाइफ में और आगे बढ़ते तो इंटरनेशनल बिजनेस ज्वाइन करते हैं। ओके। तो फिर मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो फीस थी सिम्बायोसिस पुणे की, उसको भी पे कर दिया और मैंने कॉलेज ज्वाइन भी किया। बट ओके। सडन फादर का रुझान था कि नहीं, आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। और एक दिन हम लोग की ऐसी जनरल फादर सन जो टॉक होता है, बोलते हैं, हम लोग बैठे हुए थे, और फादर बात, क्योंकि फादर ने शुरू से बहुत फ्री रखे कि हाँ आपको क्या करना है, आपको खुद डिसाइड करना है। जी देन हम लोग को डिस्कशन होता था, क्योंकि वो पॉलिटिकल फैमिली है और सामाजिक नेता कार्यकर्ता के रूप में है, समाज के लिए काम करते। तो उन्होंने उस दिन मुझे बहुत कुछ समझाया जी जीवन को लेके। और मुझे भी वो कहीं ना कहीं चीजें लगी कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझे समाज के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब में जाके मैं खुद के लिए कमाता, खुद के नरिशमेंट के लिए काम करता। बट ग्रेट। यहाँ पे समाज के लिए काम करने के लिए उन्होंने मुझे काफी, मतलब 3-4 घंटे का हम दोनों का एक डिस्कशन था। ग्रेट। और मैंने उनको सडन, मैंने भी सोचा नहीं, मतलब ठीक है कर लेते हैं। अब कॉलेज का लास्ट पेपर भी हो गया है, जी अपन ने कॉलेज की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थे वो भी छोड़ चुके हैं अब कॉलेज। अब हम लोग चलो प्रिपेयर करते हैं। और पीएससी बस जून में कॉलेज खत्म हुआ, अगले फेब में पीएससी था। अब 6 महीने बचे थे, प्रिपरेशन करना था। तो जी समवॉट आई जॉइन अ कोचिंग इन इंदौर। जी और मैंने कहा चलो ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो ऐसा था, क्योंकि जीके कुछ पता नहीं, जीएस क्या होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था, आर्ट्स से कुछ लेना देना था नहीं। तो बिल्कुल। स्टार्टिंग के 1-2 महीने बहुत ज्यादा पैनिक थे, बहुत इरिटेटिंग थे, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थे। जी इकोनॉमिक्स समझ में आती थी, हिस्ट्री से जी कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं था, और जी ज्योग्राफी में पूरे डूबे हुए थे। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी गलती होगी लाइफ की, और अब क्या किया जाए, अब पीछे जा नहीं सकते। अब जो है यही है, क्योंकि कॉलेज बिल्कुल। हो चुका है, आपने कैंपस, आपको जाना बैठना नहीं था, अच्छे अच्छे ऑफर थे, बट कैंपस में बैठे नहीं। और समवॉट आपने कैट भी अब छोड़ चुके, तो अब तो सोच भी नहीं सकते थे। तो अब ये डिसाइड किया नहीं यार, क्योंकि जिस प्रण को लेके आए थे उसको पूरा करना है। तो चूंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि तो मैंने फिर अक्टूबर एंडिंग से एक जो बोलते जी सिंसियरली स्टार्ट करना, क्योंकि अब 3 महीने बचे थे। 2 महीने तो कुछ समझ में नहीं आया था। तो फिर प्रॉपर गाइडेंस टीचर का, कुछ लोग जो पुराने पास एक्सपीरियंस थे उनसे बात किए, नोट्स इकट्ठा किए प्रॉपरली। जी और जो अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जो लिटरली हम भी पहले वीडियोस देखते थे, टॉपर स्टॉक में क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी, दिस पेपर इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी और स्मार्ट डेफिनेटली। स्टडी। हार्डवर्क तो यहाँ पे हर कोई कर रहा है।
जी और जो आप लोग के टीचर्स थे उनका भी यही कहना था कि स्मार्ट स्टडी करना है, आपको जी डिफरेंट सोर्सेज नहीं करना है, एक ही सोर्स को आपको 10 बार रिवाइज करना है। आप जी अलग अलग सोर्सेज पढ़ेंगे, उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं मिलेगा जितना एक ही सोर्स को आप 10 बार पढ़ने से आपको मिलेगा। तो जी वही स्ट्रेटेजी था, बहुत लिमिटेड नोट्स अपनाया था क्योंकि समय बहुत कम था। बेसिक बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटीज आर वेरी हेल्पफुल। मतलब अगर आप एक एकदम न्यू हैं इस जर्नी में और आप बिल्कुल इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी सिविल सर्विसेज में नहीं है अब तक, ओके सब बिजनेस क्लास या पॉलिटिकल फैमिली। तो बिल्कुल कि कोई नहीं था, मैं एकदम नया था, कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला फैमिली से नहीं था। तो फ्रेंड्स और जी जो टीचर्स थे उन्हीं का जी एक प्रॉपर गाइडेंस था। और फिर धीरे धीरे वो 3 महीने एकदम जो बोलते हैं बहुत ही सिंसियरली अपने आप को, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता था, तो पूरा अपने आपको सोशल मीडिया से पहले तो मैंने अलग किया, इंस्टाग्राम फेसबुक, और मैं एकदम टोटल बंद किया, मन को मजबूर करके कि नहीं पढ़ना है, पहला अटेम्प्ट और यही लास्ट अटेम्प्ट है, जी ये सोच के फिर हमने पहला अटेम्प्ट देने की कोशिश किया। और फिर फैब में क्योंकि डेट्स आ गई थी और फिर मैंने फॉर्म भरा। उस समय तक भी ऐसा डर लगता था क्योंकि जब मैं अपना रैंक देखता था तो मैं हम्म जब 100 बच्चे टेस्ट देते थे तो मेरा 98 99 नंबर में नाम रहता था नीचे में, और हम्म अपन ऊपर तो डर भी लगता है कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा पैनिक भी होते हैं। लेकिन फिर घर में जब बात करते थे पापा मोटिवेट करते थे, नहीं कर हम्म सकते हो, आप पे पूरा भरोसा है। क्योंकि हम्म स्कूल टाइम में एवरेज स्टूडेंट था, ठीक था, मतलब इंजीनियरिंग भी ऑनर्स की रही, तो घर वालों का पूरा एक बिलीव था कि नहीं कुछ कर लोगे। पापा की बहुत अच्छी लाइन हमेशा याद रहती कि कल कुछ करोगे तो भी हमारे बेटे रहोगे, अगर कल सफल नहीं भी हो पाते हो तब भी हमारे बेटे रहोगे। तो बिल्कुल हमको हमारी ये मेहनत करना है। तो एक वो जी जो डर था, एक फैमिली सपोर्ट था, वो बहुत अच्छा था कि अगर नहीं भी होता है बाय चांस तो एक फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। वो आपको ऑलरेडी मोटिवेट करता है और आपको अपने लक्ष्य के प्रति और पास लेके आ जाता है। जी तो फिर मैं प्रीलिम्स हुआ और प्रीलिम्स हम्म मेरा अच्छा स्कोर था, 74 थे, क्योंकि ओके उस समय 2018 में जो पीएसएल में 5 क्वेश्चंस कैंसिल हुए थे। जी उसके बाद 75 वाज अ गुड स्कोर। और अब स्टार्ट होता है जर्नी मेंस का, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मेंस है, मतलब आपको सिलेक्शन मेंस दिलवाता है और पोस्ट आपकी इंटरव्यू डिसाइड करती है, जो जी मुझे ऐसा लगता है। जी तो मेंस क्योंकि अब एकदम नया था, समय बहुत कम था, 3 महीने थे और मेंस के नोट्स कुछ भी नहीं थे। तो सबसे पहले तो एक हफ्ते प्रीलिम्स के बाद तो थोड़ा एंजॉय किए, ठीक है प्रीलिम्स निकल रहा है, क्योंकि उस दिन मार्क्स कैलकुलेट कर लिए थे। जी और एक हफ्ते बाद नोट्स इकट्ठा करें। सबसे पहले तो नोट्स कहाँ कहाँ से हो सकते हैं, पहले सिलेबस सबसे मेन। आप यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस इज द मेन थिंग, क्योंकि इंसान बहुत सारी चीजें पढ़ता है और वो आउट ऑफ द बॉक्स है तो वो आना भी नहीं, तो उनका कोई औचित्य ही नहीं है। तो आप सबसे पहले सिलेबस से स्टडी करें, मतलब पहले सिलेबस को, मतलब जब मैं पहली बार पीएचडी का सिलेबस देखा तो मुझे जो 40 मिनट्स लगे थे लगभग अराउंड पूरा सिलेबस एक बार रीड करने में। बहुत आराम से मैंने एक एक पेपर का सिलेबस देखा, क्या क्या टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पता चली कि ये भी सिलेबस में है। ये तो हम्म प्रीलिम्स समय में कुछ पता नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो उस समय फोकस मेरा पूरा प्रीलिम्स था, क्योंकि पहला बार था, कुछ पता भी नहीं था। तो यही सोचे कि अभी मेंस पढ़ेंगे और प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स थोड़ा फैक्चुअल होता है क्योंकि, और मेंस बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करते, जर्नी स्टार्ट किए, तो धीरे धीरे चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है पीएससी की सीरीज में कि टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेस्ट में आपको समझ में आता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लाखों बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल और टेस्ट से ही आपकी गलतियां पता चलती हैं, आपको क्या करना है। तो स्टार्टिंग में जब टेस्ट देते तो बहुत लो स्कोर रहता था, बहुत ही ज्यादा लो, मतलब बिलो एवरेज बोलूंगा। और ओके लेकिन इससे एक मोटिवेशन ये मिलता था कि नहीं यार अपनी गलती कहाँ हो रही है, ये चीज हमको समझ में आती थी और उसके लिए हम आगे प्रयास करते थे। तो एक एक सब्जेक्ट अपना पकड़ा। खासकर मैं सबको ये कहना चाहूंगा जितने मेरे फ्रेंड्स अगर ये देख रहे हैं हम्म कि हिंदी में बहुत कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हिंदी को बहुत लाइटली लिया। और अगर आप एमपीपीएससी दे रहे हैं तो हिंदी यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है आपके सिलेक्शन के लिए, अगर आप जिस पोस्ट को चाह रहे हैं। हम्म क्योंकि हिंदी 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर 5 और पेपर 6 जो ऐसे राइटिंग, वो भी आपको हिंदी में लेना है। क्योंकि चूंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था और केंद्रीय विद्यालय में क्योंकि चूजिंग रहता तो मैंने संस्कृत लेके रखा था, तो हिंदी मेरा ऑलरेडी बहुत वीक था और मैंने इस समय भी इतना कोपअप नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत ध्यान देना था, समय कम था। तो हिंदी मेरा बहुत स्कोर कम होने के कारण कहीं ना कहीं जो मेरा टॉप प्रेफरेंस था डीसी, वो मेरा रहा सिर्फ हिंदी के कारण, क्योंकि ओके हिंदी मेरा बहुत बिलो एवरेज मार्क्स थे। तो आप ओके सबको यही मैं करूंगा कि हिंदी में प्रॉपर आप ध्यान दें, हम्म हिंदी आप बहुत अच्छे से तो मेंस बहुत इफेक्टिव होगा। ग्रेट 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 इन दिस कंप्लीट जर्नी, जैसा आपने बताया कि मेंस को लेके इतने कम टाइम में कितना चैलेंजिंग था मेंस को तैयार करना, और उसके लिए मेन जो रणनीति है वो क्या रखी, क्योंकि प्रीलिम्स आपने देखा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स भी आपने एक अच्छा स्कोर जो है वो अचीव किया, तो मेंस को लेकर कितना क्लियर थे कि मेंस मुझे ये पढ़ना है
और मेरे पास ये मटेरियल है, ये नोट्स हैं, इतना ही मुझे लेके चलना है, किस तरीके की रणनीति थी दिमाग में? ठीक, पीएससी जब हम लोग देते हैं पीएससी, तो उसमें क्राइटेरिया रहता है कि 3 मार्क्स क्वेश्चन इतने होंगे, 6 जी। मार्क्स इतने होंगे, 15 मार्क्स इतने होंगे। तो पेपर को मैंने उसी हिसाब से तैयार किया, क्योंकि मुझे पता था मैं डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, बट जो 3 मार्कर होते हैं, क्योंकि उसमें जी। 3 पॉइंट बेसिकली 3 लाइनर अच्छे लिखने रहते हैं, तो हम्म। उनमें फोकस आप लोग कीजिए। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में जब चेकर आपकी कॉपी चेक करता है, तो आपके 3 मार्कर जितने अच्छे होंगे, कहीं जी। ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको 6 मार्कर और 15 मार्कर में भी देखने मिलेगा। ओके। जो उसके वर्ड लिमिट, पहली बात तो वर्ड लिमिट्स को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे मेन थिंग यहाँ पे पेपर कंप्लीट करना। पीएससी में हमेशा ये चीज मैंने सीखा हूँ, सिलेक्शन की पहली सीढ़ी है पेपर कंप्लीट करना। अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही आप सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं। यहाँ पे लोग बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट से सिर्फ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका पेपर कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि एक एक मार्क्स यहाँ पे आपकी पोस्ट डिसाइड करता है, आप प्रेफरेंस में अपना नीचे गिर जाते हैं। ये मेरे साथ खुद हुआ है, क्योंकि इसलिए मैं इस चीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हूँ। अगर मेरे हिंदी में थोड़े मार्क्स भी और होते तो आई वुड अटेन समथिंग बेटर देन दिस। क्योंकि सीओ मेरा फील्ड, मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने सीओ लिया। और चूंकि अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर वेटिंग है, और डीसी मेरा कुछ मार्क्स से रहा, तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आप फोकस करें। जैसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में आपको फोकस करना है, 11th-12th खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ें। स्पेक्ट्रम में आपके जो बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, डाउट्स, वो क्लियर होंगे। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो इसमें वर्णवाल बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करेगा 3 मार्कर के लिए, क्योंकि जो 3 मार्कर ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं बहुत अलग तरीके के होते हैं, और वो 3-4 बहुत डाइसी क्वेश्चन आते हैं जो आपको वर्णवाल में बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद अगर मैं जी। बात करूं एथिक्स की, क्योंकि एथिक्स बहुत लोगों का कमजोर होता है, एथिक्स लोग फिलोसफर्स अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो मैंने लेक्सिकन प्रेफर किया था। लेक्सिकन इज अ ग्रेट बुक, और नोट्स भी मेरे बहुत अच्छे थे। और अगर आप एमपीपीएससी दे रहे हैं, एमपीपीएससी में एमपी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, क्योंकि पेपर 1 एमपी हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में आता है, और चूंकि जी। क्वेश्चंस और में रहते हैं, लेकिन अगर आप एमपी का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 1 मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिलेगा। ये मैंने, क्योंकि मैंने भी आरटीआई लगाया था अपनी कॉपी देखने के लिए, तो मैंने देखा था अगर मैंने एमपी के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ, क्योंकि चेकर को नहीं पता कि आप एमपी के हैं या कहीं बाहर के हैं, बट अगर आप एमपी के क्वेश्चन, क्योंकि एमपी पीएससी है, अगर आप एमपी का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, तो आपको एक ना एक मार्क्स एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं मिलते हैं, वो आपके कॉपी में रिफ्लेक्ट होती है वो चीज। ओके। उसके बाद अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, तो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जीडीपी कितना चल रहा है, प्रॉपर रेपो रेट, ये सब जो रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजें जो रहती हैं, आप अपने डेटा में डालते हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन में। और इंट्रोडक्शन आप जितना फैक्चुअल करेंगे, उतने अच्छे मार्क्स आपको दिखते हैं। तो रमेश सिंह बहुत अच्छी बुक है, और साथ साथ टीचर के नोट्स अगर आपको कहीं अच्छे मिलते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हिंदी के लिए मैं कहूंगा, अगर आप एमपीपीएससी दे रहे हो, तो लूसेंट जो बेसिकली हिंदी की होती है, बेसिक लूसेंट हिंदी, वो जी। उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उसको मिस किया, और वो इम्पैक्ट मेरा मुझे उस पेपर में देखने मिला। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा, हिंदी अगर आपका वीक कहीं ना कहीं है और आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं, तो हिंदी आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल। ऐसे राइटिंग के लिए कोई स्पेसिफिक तरीका, कोई ऐसी रणनीति जो रही हो कि ऐसे राइटिंग में इस तरीके के टॉपिक्स पढ़े जाएं, या किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि दैट इज फुली बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल आल्सो, क्योंकि वहां भी आपको काफी कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो जो निबंध आने वाला है वो किसी करंट सिनेरियो से हो सकता है, किसी सोशल इश्यू पर हो सकता है। तो उसके लिए क्या आपका क्राइटेरिया रहा? कुछ तैयारी की, या छोड़ दिया कि आई कैन डू इट बेटर? देखिए, मुझे तैयारी बेसिकली ऐसे की बहुत अच्छी, बट थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ऐसे तो मैं लिख लूंगा, लेकिन कहीं जी। ना कहीं उसके लिए मैंने तैयारी ये किया था कि अगर आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल में बेसिक आप या तो नेट से भी पढ़ सकते हैं। जैसे जो कुछ मुद्दे होते हैं जो हमेशा आते ही हैं पेपर में, और जी। हमेशा आएंगी, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप बेसिकली सोशल मीडिया की बात करते हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, आप चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, तो हर साल के आप प्रीवियस ईयर के सबसे पहले क्वेश्चन पेपर, आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो ऐसे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखें, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, और आप अपनी गेसिंग भी लगाते हैं कि यार लास्ट ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, तो इसके आधार पे और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अगर प्रॉपर कोई एक टॉपिक जो हमेशा फेवरेट रहा एमपीपीएससी का, अगर वो आ रहा है, तो कंटिन्यू रिपीट भी होता है, और कभी
3-4 साल से ऐसे कंटिन्यूस एमपी के क्वेश्चन कंटिन्यूस रिपीट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हो सकता है इस साल भी कंटिन्यूस को 3-4 साल के पेपर के कंटिन्यूस पेपर रिपीट हो। तो इस टाइप के टॉपिक्स आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, महिला सशक्तिकरण, ये सब टॉपिक ऐसे हैं जो कंटिन्यू आ ही रहे हैं और आएंगे ही आगे। और करंट सिचुएशन जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार मेंस में हो सकता है कि कोरोना महामारी के बारे में ऐसे आ जाए। तो करंट सिचुएशन के भी जैसे उस समय स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, तो स्वच्छ भारत अभियान को लेके आया था, फिर डिमोनेटाइजेशन जो करंट, क्योंकि एक ऐसे 110% आपका करंट सिनेरियो से रहता है और 2 हिस्टोरिकल या कुछ सोशल मीडिया या वुमेन एम्पावरमेंट को लेके डेफिनेटली मिलेगा आपको। तो आप इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते बिल्कुल, मतलब हम जब करते रहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है ऑलमोस्ट कि क्या किस प्रकार का ऐसे हो सकता है। अब आते हैं इंटरव्यू पार्ट पर। इंटरव्यू में जैसा मैंने देखा, अभी प्रोफाइल आपकी देख रहा था उस समय भी, तो 159 मार्क्स आउट ऑफ 175 है ना। तो ये मतलब व्हाट काइंड ऑफ मिरेकल इट इज, है ना, क्या पॉलिसी रही इसके लिए? It is a kind of miracle. I also think. Actually, interview is very dicey. इसमें 50% आपका लक भी है, 50% आप उस दिन आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मुझे मेरा सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये हमेशा से पता था कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। जी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत भी बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ओवरलैप्स हो जाता है और आप उस चीज से आगे निकल जाते हैं। और आपका एक स्माइलिंग फेस इंटरव्यू में हमेशा, क्योंकि इंटरव्यू में वो ये नहीं जज करते कि आपको कितना नॉलेज है, क्योंकि ना ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में जज कर चुके हैं, तभी आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं। बिल्कुल उसमें वो ये जज करते हैं कि आप कल एक आने वाले अधिकारी, सिविल सर्वेंट जैसा सिविल सेवा भाव आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप कल एक प्रशासनिक अमले का भाग बनेंगे और उसमें आपको अपना योगदान देना है, सामाजिक योगदान देना है। तो आप उसको कितना बेहतर रूप से कर सकते हैं वो उस दिन जज होता है। आपको बहुत स्ट्रेस दिया जाएगा, आपको बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही इंटरव्यू की खास बात है और दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरव्यू आई गेस। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हाँ, इंटरव्यू का आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मॉक जरूर दीजिए। अगर आपका फाइनल इंटरव्यू है उसके पहले 3-4 मॉक, आपका सिटिंग पोजीशन, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका गेस्चर पोस्चर जो हम लोग कहा जाता है, आपका बात करने का लहजा जो हम कहते हैं। और इंटरव्यू कोई बहुत अलग चीज नहीं होती, नॉर्मल 3-4 लोग जो बैठे रहते हैं पैनल में जो रहते हैं वो आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस नॉर्मल पूछेंगे और वो जानबूझ के आपको स्ट्रेस देंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। एक नॉर्मल इंटरव्यू नॉर्मल वे में जाता है कि स्ट्रेस इंटरव्यू, और वो आपके पहले गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग से डिसाइड हो जाता है कि आपका क्या। तो एक बेसिक फंडा है इंटरव्यू का जो मैंने प्रिपेयर किया था, जो मेरे जिनने गाइडेंस दिए, जो टीचर्स थे जिनने मुझे बताए थे कि ऐसा इंटरव्यू का प्रिपरेशन होना चाहिए। तो बेसिक क्या होता है जो हम लोग तैयारी करते हैं कि सबसे पहले आपका नाम, जैसे मेरा नाम था संस्कार, तो मुझे पता था कि यार मुझे माइथोलॉजिकल कुछ ना कुछ पूछेंगे क्योंकि मेरा नाम माइथोलॉजी है। तो मैंने प्रिपेयर करके रखा था कि संस्कार का मतलब क्या होता है, कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, जैसे 16 संस्कार होते हैं। हाँ, 16 संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार के नाम तक पूछे गए थे और आई वॉज प्रिपेयर्ड कि हाँ मुझे याद थे 16 संस्कार, क्योंकि मुझे पता था इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। देन आप किस जगह से बिलोंग करते हो, जैसे मैं छिंदवाड़ा से हूँ, परासिया से, तो हमें पतालकोट किया, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था, मेरे टीचर्स ने बोला हाँ भारिया ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन था कि उन लोग क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, और तामिया के ऊपर था कि तामिया हिल्स एंड ऑल, और फिर पतालकोट का सिग्निफिकेंस पूछा गया था। तो बाय लक मैंने पहले से ये चीज तैयार करके रखा था कि मैंने बताया था माइथोलॉजिकल रीजन भी है, जोग्राफिकल रीजन भी है, ये सब। उसके बाद फायदा मुझे इंटरव्यू में मिला क्योंकि मेरे बैडमिंटन में नेशनल था और स्काउट एंड गाइड में मेरा राज्य पुरस्कार है, तो उसका भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोफाइल में मुझे एक फायदा मिला। और इवन आप हॉबी बहुत मैटर करती है इंटरव्यू में। आप जो हॉबी लिखते हैं कभी भी उसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि हॉबी से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। क्योंकि हॉबी हम सोचते कि हाँ लिख देते हैं, लेकिन वहां पे अगर आपने बोले डांस, तो ऐसा भी हुआ कि आपसे डांस के फॉर्म वहां पे पूछ लिए गए हों या कुछ। मैंने गाना लिखा था, सिंगिंग एंड गिटार प्लेइंग, क्योंकि मेरा बैंड था, तो मुझसे गाना गवाया गया था, लिटरली वहां पे गाना गवाए थे मुझसे, और मैंने कल होना हो गाना गाया था। उसके बाद उनने पूछे कि ये किसने गाना गाया, कौन सी मूवी का है, कौन उसका कंपोजर था, और वो सब मैंने एक रात पहले डिसाइड किया, मतलब याद किया था कहीं ना कहीं कि अगर गाना गवा लिए भाई कि हाँ, क्योंकि लिटरली मेरे फ्रेंड्स थे, उनने जैसे कुकिंग डाले थे हॉबी, तो उनसे लिटरली रेसिपी पूछा गया था कि भाई अगर आपको ये बनाना हो तो इसका मतलब उसमें जीरे का सिग्निफिकेंस क्या कितना होता है, लौंग डालेंगे का और क्या सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल सिग्निफिकेंस क्या है भाई, अगर आपके पेट में बहुत जलन हो रही है तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या कुकिंग का आप जोड़िए, मतलब इस टाइप के, मतलब आप बिल्कुल उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत होती है। आपका बेसिक
जो ग्रेजुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मुझसे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको टास्क काइंड ऑफ था कि मतलब आपको एक तुरंत का एक बताया गया कि इस सिचुएशन में आप फंसे एज अ अधिकारी, आप क्या करेंगे। तो वो आप कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो एज अ ऑन स्पॉट आप जो बोलेंगे वो चीजें। बस मेरा ये कि आप कॉन्फिडेंट रहें, और अगर आपको नहीं आता है तो आप बिल्कुल, मुझे 4 क्वेश्चन के आंसर्स नहीं पता थे, मैंने स्माइलिंग फेस के साथ सॉरी सर मुझे नहीं पता है, करंट के 1-2 क्वेश्चन थे जो मुझे पता थे बट वहां पे इतना प्रेशर होता है, याद नहीं आ रहे थे, तो मैंने स्माइलिंग फेस के साथ कहा कि सॉरी सर मैंने पढ़ा हूँ बट मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब एक आपने उन्हें सॉरी भी कह दिए कि आपको आपने एक्सेप्ट किए, क्योंकि वो वहां पे गलती निकालना चाहते हैं, और अगर आप उनको घुमाएंगे तो दे आर सो एक्सपर्ट्स, वो आप उन्हें घुमा नहीं सकते हैं। तो उन लोग इतने एक्सपीरियंस होते हैं, आप उन्हें गलत झूठ नहीं बोल सकते, वो तुरंत पकड़ लेंगे। तो आप बिल्कुल। साफ बोलिए अगर आपको बनता है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे थे जिनके अगर 9 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें उनको 6 क्वेश्चन नहीं बने, बट दे स्कोर्ड गुड मार्क्स, क्योंकि उन्होंने जेन्युइन चीज बताया कि उन्हें नहीं पता है। अगर आप वहां पे झूठ बोलेंगे या आंसर को घुमाने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे, और वो फिर आपका इंटरव्यू इतना स्ट्रेस्ड इंटरव्यू हो जाएगा और आपके मार्क्स में कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा। ग्रेट। तो ये था एक, जब मैं एक इनिशियल जो वो माहौल है स्टार्टिंग, वो समझना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपने तैयारी की, 2-4 मॉक दिए, उसके बाद जब इंटरव्यू देने गए, तो वो एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या, कितना मतलब नर्वसनेस रही, कुछ नर्वसनेस थी, या किस प्रकार का एनवायरनमेंट था, क्या एक मेंटालिटी थी जब बोर्ड रूम में अंदर जाते समय? मैं थोड़ा सा उस माहौल को एक इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता देखिए बाहर तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, क्योंकि हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बात तो, जी। और अब आप प्री हो गया है, मेंस हो गया है, मतलब आपने अपना लिखने वाला काम पूरा कर दिया, अब आपको आपका पूरा बॉडी के साथ आपको रिप्रेजेंट करना है किसी के सामने, एंड दे आर डेफिनेटली। सो एक्सेप्टेबल। ओके, अब बाहर बहुत स्ट्रेस था, और मेरा 4th नंबर का इंटरव्यू था। मेरे ओके। पहले 3 लोग जाते और एक एक करके, मतलब जो होते हैं एक लेने आते हैं, वो आपको लेके जाते हैं कि अब आपका नंबर है, और आपको पता नहीं होता, अब एक तो सस्पेंस रहता है कि आप किसके बोर्ड में रहेंगे। सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये होता है कि हम डिसाइड थोड़ा सा एक मेंटली प्रिपेयर रहते हैं ना, कि हमको पता है कि बोर्ड चेयरमैन कौन है, बोर्ड मेंबर, तो किनके क्वेश्चन लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट पास एक्सपीरियंस रहा, कि कौन लोग किस चीज में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, किसका क्या फेवरेट टॉपिक है। तो ये बिल्कुल। सब बातें थी कहीं, तो अब पता भी नहीं था। अब ऊपर जाके पता चलता है कि आपका ब्लैंक ब्लैंक बोर्ड है, और आपसे अब आपका बस नेक्स्ट इंटरव्यू आप ही करें। तो एक बहुत डर लगता है अंदर से, यार मुझे ये बोर्ड मिल गया है, तो अब ऑलरेडी एक इंसान आपके साथ बैठा है, वो अंदर जाने ही वाला है और आप वेटिंग कर रहे हैं। तो अब एक इंसान निकलता है और एक मेरे बगल वाले अंदर जाते हैं, और मैंने पूछा यार क्या, तो उनका ये, यार बहुत टफ इंटरव्यू था यार, बहुत ज्यादा हालत खराब कर रहे हैं, करंट में तो कुछ भी पूछ रहे हैं, ये तो मैं और डर गया कहीं ना कहीं। मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने डीप ब्रेथ लिया, क्योंकि आप कुछ नहीं ले जा सकते, इवन पानी की बोतल भी आपके पास नहीं थी, तो मैं तुरंत वॉशरूम गया, 2 मिनट के लिए भागते भागते पानी पिया पहले तो मैंने, और जी। आप थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ कीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा धड़कन धीरे कीजिए कहीं ना कहीं, बिल्कुल। और फिर मैं जाके बैठा। और जी। मैंने डिसाइड कर लिया यार ठीक है, ये अंतिम अपना पड़ाव है, अगर यहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे तो सिलेक्शन तो पक्का है। और क्योंकि मेंस वेंस भी ठीक था, तो मैंने बोला अब ठीक है, अब जो होगा एकदम स्ट्रेस फ्री देना है, ये जी। आखिरी है, इसके बाद सब अच्छा होगा। थोड़ा सा बोलते ना, आपने भगवान को भी याद कर लिया, हाँ ठीक है, थोड़ा पेरेंट्स को कि नहीं नहीं ये अंतिम पड़ाव काइंड ऑफ। अब सीधे नॉर्मल आपके लिए जो प्यून रहते हैं वो गेट खोले और बोले सब प्लीज अंदर आइए। तो मैं कमिंग्स कर, जो बेसिक आपका रिस्पेक्ट देते हैं कि मैं, कुछ लोग ये गलती करते हैं इंटरव्यू में कहीं ना कहीं, जो बिना परमिशन के अंदर घुस जाते हैं। और लास्ट ईयर में कुछ लोगों के एक्सपीरियंस रहे थे, 1-2 लोगों के साथ, जो मुझे जानने मिला था कि कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर चिढ़ गए थे उस बात से कि आप विदाउट परमिशन अंदर घुस गए। तो बिल्कुल। पहले नॉक करके सब मैं कमिंग, भले ही आपके लिए गेट खोल दिया गया हो बट फिर भी जी। आपको परमिशन लेना चाहिए। ग्रेट। और फिर जाके आप सबको, अगर वहाँ पे एक फीमेल मेंबर है तो पहले उन्हें विश कीजिए, फिर गुड गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर, मतलब कितने भी लोग हों, और बाकी अगर नॉर्मल तो गुड मॉर्निंग ऑल काइंड ऑफ। तो फिर मैं खड़ा था और देन दिस से कि प्लीज सिट डाउन। तो मेरा थैंक यू सो मच सर, और मैंने अपना जो फोल्डर रहता है वो बेसिकली अच्छा अपने, क्योंकि टेबल उनका है, टेबल बिलोंग्स टू द इंटरव्यू। कुछ लोग गलती करते कि टेबल में फोल्डर रख देते, वो कभी नहीं करना है, वो टेबल इंटरव्यू का, जब तक वो कुछ बोले ना। तो उन्होंने बोले कि ओके संस्कार संस्कार बावरिया, सो प्लीज बी कंफर्टेबल एंड पुट योर फोल्डर ऑन द टेबल। तो देन फिर मैंने ओके थैंक यू सो मच सर, मैंने अपना फोल्डर और मैं कंफर्टेबली बैठ गया। देन थोड़ा डर तो था, बट उस दिन ये चीज अच्छी थी कि इंटरव्यू ने पहले मुझे थोड़ा रिलैक्स की है। उनने देखे शायद कि यार एकदम नया लड़का है, जो भी हो, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड,
बट उनने देखे अच्छा संस्कार, पूरे प्रोफाइल पढ़ने लगे। तो सबसे पहले तो इम्प्रेस हुए, क्योंकि ये सब जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है कि आपके 2-3 नेशनल हैं, स्काउट एंड गाइड में आपको राज्य पुरस्कार है, आप सिंगिंग करते हो, तो वो इम्प्रेस किया, आपका बहुत अच्छा वर्सेटाइल प्रोफाइल है, आप सिविल इंजीनियरिंग किए हो, आप गाना भी गा लेते हो, आपका नेशनल स्पोर्ट्स में भी है। तो दे सबसे पहले कि संस्कार का मतलब क्या होता है, जी देन संस्कार वही मैंने जो आपको बताया। जी उसके बाद ये धीरे धीरे पहले उन्हें रिलैक्स किए थोड़ा। इंटरव्यू में जी पहले आपको रिलैक्स करता है, वो ऐसा नहीं कि वो आपको एकदम आते थे फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री पूछने लगेगा, ऐसा नहीं है। वो पहले रिलैक्स भी करता है। फिर जी उनने जब थोड़ा वो किया, फिर उनने एक के बाद एक यॉर्कर बोलूंगा मैं कि हम्म, सिविल इंजीनियरिंग से शुरू किए, और फिर अलग अलग कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। करंट उस समय बहुत चल रहा था, करंट का बोगीविल ब्रिज के बारे में मुझसे पूछा गया था कि जी सिविल क्या होता है। ये भी एक बहुत अगर आप लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अगर आप इंजीनियर बैकग्राउंड से, तो करंट सिनेरियो जो चल रहा है, करंट से आपका इंजीनियरिंग जोड़ के पूछा जा सकता है। जैसे बोगीविल ब्रिज उसी टाइम बना हुआ था, तो मुझे जी सिविल इंजीनियरिंग बोगीविल का क्या मतलब है इंटरेक्शन, आप उसके बारे में बताइए कि बोगीविल ब्रिज में सिविल इंजीनियर का क्या है। तो वो जी पूरा समझाना था, और ये सब चीजें रही। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जब आए, तो उसके बाद उन्होंने करंट सिचुएशंस के अलावा सिविल में और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। तो धीरे धीरे जो क्वेश्चन नहीं बना, पहले पहला क्वेश्चन जब मुझे सिविल का नहीं बना, तो मैं थोड़ा डिप्रेस भी हुआ। बट ओके फिर मैंने थोड़ा सा फेस दिया, मैंने कहा आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी। तो उन्होंने ओके नो प्रॉब्लम। फिर उनने थोड़ा फिर गाना वाना गवाया कि म्यूजिक में इंटरेस्ट है, फिर वो सिविल में आए। फिर सिविल के 1-2 क्वेश्चन पूछे, तो वो मुझे बन गए। ऐसा लॉन्ग मतलब समथिंग अराउंड 25 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। ग्रेट तो लास्ट लास्ट तक भी, लास्ट में भी उनने एक क्वेश्चन पूछे, मुझे वो भी नहीं बना। तो बट फिर भी मैंने बोला कि सर, वो करंट का था, तो मैंने बोला जी सर मैंने पढ़ा था इसमें, बट मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा, तो सो सॉरी इस टाइप से। और जब आप फाइनल इंटरव्यू जाते हो, उन्होंने बोले ठीक है संस्कार, योर इंटरव्यू ओवर। तो मैंने फिर अपना फोल्डर उठाया, विथ रिस्पेक्ट मैंने थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे, और फिर मैं गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा जो रिस्पेक्ट देना चाहिए इंटरव्यूअर को, वो कहीं ना कहीं देना चाहिए। Great, great. That's a very beautiful interactive session with you, संस्कार जी. Now the final words comes to the rest. मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो इंस्पायर्ड हो रहे हैं, आप अभी इतने यंग हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं और खूबसूरत लहजा है आपका बात करने का, सारी चीजें हैं। तो मैं चाहता हूँ अभी जो स्टूडेंट्स घरों में है, कोविड-19 सिचुएशन में एक क्वारंटाइन लाइफ एक तरीके से जी रहे और अपनी स्टडीज भी कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। 2019 का मेंस, जैसा कि आपने कहा कि आप भी प्रोबेबली मेंस दोबारा लिखना चाहते हैं और काफी लोग दोबारा मेंस लिखेंगे। तो आपके क्या जो है कंक्लूसिवली आप क्या मतलब उनको सजेशन देना चाहते हैं, क्या एडवाइस आप देना चाहते एडवाइस मेरा यही रहेगा, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो बिल्कुल हैं? मत घबराइए। फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, मैं सबसे पहली बात तो यही कहूंगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एनर्जी होती है जी वो देखने नहीं मिलेगी बाद में। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, अब आपके दूसरे तीसरे चौथे, जैसे अब मैं भी मेन सेकंड अटेम्प्ट दूंगा, तो जी उसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। बेसिक अपनी गलतियों को पकड़े। जैसे मैंने जब मेरी कॉपीज देखा आरटीआई के बाद, तो मुझे अब समझ में आई कि मेरी गलती, जैसे मुझे पता है मेरी हिंदी मेरा बहुत वीक है, तो जी आप अपनी कमजोरी पर वर्क करें। क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, आप उस सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर सब्जेक्ट इक्वल मार्क्स कैरी करता है। तो जी सब सब्जेक्ट में प्रॉपर टाइमिंग दीजिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, अपनी जो कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा ज्यादा टारगेट रखिए, और डेली टारगेट सेट कीजिए। आप सोचें वीकली या मंथली टारगेट सेट करेंगे तो उसमें आप फेल होंगे। आप डेली टारगेट सेट कीजिए, अगर आज मुझे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है तो आज मैं एंशियंट हिस्ट्री पूरी करूंगा, आज मुझे मॉडर्न के इतने टॉपिक्स पढ़ना है तो इतने। तो टारगेट छोटे छोटे बनाइए, उनको उसमें कंप्लीट करें। अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हैं और प्रॉपर रिविजन कीजिए, रिविजन इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आपको ये पेपर क्रैक करना है, अगर आप 6 दिन कोई चीज पढ़े हैं, संडे को आराम कीजिए, लेकिन साथ साथ ये 6 दिन जो पढ़े हैं उसको जी रिवाइज कीजिए। एक दिन बिल्कुल अपना चिल आउट के लिए रखिए, जैसे संडे। जैसे दिन में, जैसे संडे में मैं टेस्ट देता था, तो मैं फिर उसके बाद सिर्फ 2 घंटे पढ़ता था, फिर पूरा दोपहर और शाम में थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि आपको माइंड को रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल और सोशल मीडिया का बस मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया मैं भी बहुत यूज करता हूँ, लेकिन जब एग्जाम्स थे तो मैंने भी अपनी सोशल मीडिया बंद कर दी थी। अगर हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप ये लाइफ का बहुत अच्छा मौका है, आप ये दे रहे हैं। मैं यकीन मानिए, मैं आपको सबको कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी लाइफ होती है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत नाम होता है, और सबसे बड़ी बात आपके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। और उनकी खुशी से ज्यादा, क्योंकि मैं भी इस सफर में अपने पेरेंट्स के कारण कहीं ना कहीं आया, और आज मैं उस डिसीजन को बहुत अच्छा मानूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो
आज मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी, मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा हूँ। आज एकदम आखिरी इंसान के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आज हम आखिरी इंसान को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका खाना प्रोवाइड कर रहे हैं कोरोना में। मतलब बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं इस जॉब से ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन ये मिलेगा कि आप कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं। और आप अगर ये सोच के आए कि यार मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आप सच मानिए कि आप लोगों के लिए सच में आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। और आप इस बोलते हैं ना कि यार यार बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, ये इमारत बनने से पहले आप उसके गड्ढे में जो फाउंडेशन बना रहे हैं, तो बहुत मजबूत, जितना मजबूत फाउंडेशन होगा उतनी मजबूत आपकी बिल्डिंग होगी। तो सेम आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना आपके देश का नाम होगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए लग के काम कीजिए, लग के मेहनत कीजिए, लग के पढ़ाई कीजिए, बस यही कहूंगा। Great. Very thank you, Sanskar ji, for joining with us, and many congratulations and best wishes for the next attempt. बहुत अच्छा लगा, पूरे अनअकैडमी परिवार की ओर से बहुत बहुत आभारी हैं हम। और ये इंटरव्यू आपको भी जो बहुत है काफी लोगों को इंस्पायर करने वाला है डेफिनेटली। और आप जैसे यंग ब्लड हैं, डेफिनेटली देश बिल्कुल सुरक्षित है, चाहे कोविड-19 की सिचुएशन हो या अपकमिंग चैलेंजेस हो, हम सभी को मिलकर जीतेंगे। हैव अ गुड डे, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच।